हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू लेक्चर मेडिसिन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस चैनल में ना सारा मेडिसिन से रिलेटेड ही नॉलेजेबल वीडियोस आता रहेगा। ठीक है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अबरार आलम लेकर के आऊँगा फिर से नया नया मेडिसिन का वीडियो। बात करने वाले हैं पेंटोपराजोल टैबलेट के बारे में। ठीक, देखिए पेंटोपराजोल टैबलेट जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में दिया जाता है, या फिर कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, तो वो सारा चीज़ डिटेल में मैं बात करूँगा। ठीक, तो उससे पहले जानना होगा हमें कि ये किस तरह का काम करता है या फिर मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका पेंटोपराजोल का। ठीक है ना, जो पेंटोपराजोल है वो किस तरह से काम करता है और किस किस चीज़ में ये यूज़फुल रहता है। ठीक है ना, देखिए पेंटोपराजोल मेडिसिन जो है ये पीपीआई ग्रुप को रिलेट करता है। पीपीआई का मतलब होता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसका मतलब होता है शॉर्टकट में अगर समझे हम तो, जो कि एसिड को बनने से रोकता है। ठीक है ना, स्टोमक के अंदर जो एसिड बनता है ना उसको रोकता है बनने से। ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि एसिडिटी को रिड्यूस करता है, और एसिडिटी के कारण जब हार्ट बर्न जो होता है ना, यानी सीने में जलन जो होती है, तो उस जलन को भी कम करता है। साथ में पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन जो हो जाती है तो वहाँ भी कम करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है, ये उसमें काम करता है। ठीक है ना, तो देखिए पेंटोपराजोल है जो आपको इंजेक्शन और टेबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। डिपेंड करता है कि मतलब पेशेंट का सिविरिटी क्या है या फिर पेशेंट किस हालत में है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है तो इंजेक्शन, वरने तो टैबलेट। ठीक है ना, देखिए अब डिटेल में देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में देते हैं। ठीक है ना, पेंटोपराजोल को दिया जाता है, तो इसको दिया जा सकता है पेप्टिक अल्सर में। उसके बाद हार्ट बर्न किसी का अगर होता है, सीने में जलन हमेशा लगा हुआ रहता है, तो उसमें दिया जा सकता है। या फिर एरोसिफ एसोफेजाइटिस जो हो जाता है, यानी इसोफेगस में मतलब किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाता है गैस के कारण या फिर एसिड ज़्यादा होने के कारण, तो उसमें दिया जाता है। या फिर गैस्ट्रिक ट्यूमर जैसी कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। इसका यूज की बात करें हम लोग तो किस स्थिति में लिया जाता है, तो इसको लिया जाता है खाने से पहले, यानी खाली पेट में। ठीक है ना, या फिर कम से कम आधा घंटा पहले खाने से लिया जाता है, ताकि खाने के बाद जो एसिड बनेगी, ठीक है ना, एसिड का सिग्रेशन होगा उसको रोक दे ये। ठीक है ना, ये एसिड का सिग्रेशन को रोक देता है। ठीक, अब डोज की अगर बात करें तो कितना डोज दिया जाता है या फिर किस स्थिति में कितना, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिविरिटी क्या है। ठीक है ना, तो वैसे इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, आपको ये 20 mg में अवेलेबल हो जाता है और दूसरा 40 mg में अवेलेबल हो जाता है। दोनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि सिविरिटी कैसा है या फिर एसिडिटी किस कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ऐसे इसकी डोज की अगर बात करें हम लोग ना, पेशेंट की स्थिति के अनुसार इसका शुरुआती जो लक्षण होता है उसके आधार पर बदलते रहता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग तो एक टेबलेट दिन में एक बार खाली पेट में लिया जाता है, ये इसका डोज एडल्ट डोज होती है। ठीक है ना, वैसे पेशेंट का सिविरिटी जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका सिविरिटी या फिर उसके कोई पेशेंट की कंडीशन है बहुत ज़्यादा, बहुत सारा एंटीबायोटिक वगैरह चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डोज ज़्यादा दे सकता है। ठीक है ना, तो देखिए ये आपको अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे ब्रांड नेम की अगर बात करें, कंपनियों का खुद का अपना नाम होता है। ठीक है ना, मेडिसिन तो पेंटोपराजोल रहेगा, लेकिन उससे रिलीज़ करता है जो वो अपने अलग नाम से, जैसे कि पेंटो 40 नाम से मिल सकता है आपको, पेंजो P40 के नाम से आएगा, आइपोजोल 40 हुआ, ओडिपान 40 हुआ, पेंटोटाज 40 हुआ। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो कि हर मार्केट में अलग अलग हो सकता है। आपके वहाँ हो सकता है कि अलग नाम से पेंटोपराजोल मिलता हो। ठीक है ना, और मेरे यहाँ ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसके नाम से, जिसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड वेरी करता है कि मतलब कौन एरिया है, एरिया वाइज मतलब हो सकता है कि वहाँ के डॉक्टर कोई दूसरा ब्रांड नेम चलाता हो या फिर अलग ब्रांड नेम इससे अलग, तो वो उससे वेरी नहीं करता है। मेन यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर मेडिसिन कौन सी है। ठीक है, पेंटोपराजोल होनी चाहिए। देखिए इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है ना, पेंटोपराजोल जो है ये साइड इफ़ेक्ट भी रखता है, इसका यूज़ ज़्यादा लंबा समय तक करने तो हो सकता है आपको डिसेंट्री वाला प्रॉब्लम, डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन हो सकता है। ठीक, और उसके साथ साथ हेडेक भी हो सकता है, और साथ में स्टोमक ब्लडिंग यानी कि पेट का फूलना, ऐसी कंडीशन आ जाती है। उसके साथ साथ आपको वर्टिगो यानी चक्कर जैसा फीलिंग आने लगेगी, स्किन पे रेसेस पड़ने लगेगा, जॉइंट पे पेन होने लगेगा। जब इसका लंबा समय तक यूज़ करेंगे तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। ठीक, तो ऐसा कोई भी कंडीशन अगर आती है या फिर ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हो सकता है कि मेडिसिन को रोक दे, वरना नहीं तो फिर इसके जगह अल्टरनेट कोई H2 एंटागोनिस्ट यानी रेनिटेडिन वगैरह दूसरा दे सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग कि किस कंडीशन में इसको दिया जाता है और कौन सी साइड इफ़ेक्ट होती है। अब इसका देखने वाले हैं हम लोग
और भी डीपली कुछ बात करेंगे, जैसे कि प्रिकॉशन वगैरह या फिर वार्निंग, यानी किस स्थिति में नहीं देना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं देते हैं। जैसे देखिए ये मेडिसिन ना इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर देता है, और साथ में ही लीवर या फिर किडनी का डिजीज़ अगर कोई रहता है तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए। और साथ में ही ये ना विटामिन B12 की डिफिशिएंसी भी कराता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबा समय तक लेंगे ना तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी यानी कम कर देगा। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। और किसी भी अगर मान लेते हैं किसी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी PPI ग्रुप का कोई भी मेडिसिन हो, तो अगर उससे एलर्जी है पेशेंट को तो इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी PPI ग्रुप से है, ठीक है ना। तो दोनों का फिर एलर्जी रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी अगर कंडीशन आता है या फिर मेडिकल हिस्ट्री रहा हो कि PPI ग्रुप का मेडिसिन से आपको एलर्जी हुआ है, तो फिर डॉक्टर को इस हिस्ट्री के बारे में बता दें। हो सकता है कि इसके जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन यूज़ करे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को कि कहाँ यूज़ किया जाता है पेंटोबराजोल का, और किस तरह से काम करता है, या फिर इसका साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या हो सकता है, या फिर वार्निंग ध्यान में रखने वाली क्या बात है। वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है फ्रेंड्स। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, और मेरा मेन जो मोटो है सिर्फ नॉलेज को प्रोवाइड करना, और बाकी कुछ नहीं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ठीक।